हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दया में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मौलिक अधिकार से बहुत सारे प्रश्न अंदर से पूछे जाते हैं। तो आज हम इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होते हैं मौलिक अधिकार और क्या हैं कानूनी अधिकार, कितने अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान के द्वारा, जहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनको हम टोटल जो कि संविधान में दिए गए हैं मौलिक अधिकार और जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिससे कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकें। तो आइए समझते हैं क्या होते हैं ये मौलिक अधिकार या फिर मूल अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त जनता को ऐसे अधिकार हैं जो कि जनता के हितों का संरक्षण करते हैं। जो मूल अधिकार हैं वो जनता के हितों का संरक्षण करते हैं। जो कानूनी अधिकार होते हैं इनमें और मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंस है। कानूनी अधिकार जो हमें अधिकार मिलता है, जो संविधान अधिकार देता है, इसमें क्या है कि हमारा पड़ोसी या फिर अन्य व्यक्ति उसको हमसे नहीं छीन सकता, लेकिन अगर सरकार चाहे तो कानूनी अधिकार को हमसे छीन सकती है। वहीं अगर मौलिक अधिकार के संबंध में हम बात करें तो मौलिक अधिकार हमें वो अधिकार हैं मिलते हैं संविधान के द्वारा जिन्हें सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती। यानी कि मौलिक अधिकार को सरकार चाह कर भी हमसे छीन नहीं सकती। इसके संबंध में हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, आपको मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, आपके मौलिक अधिकारों को सीमित या फिर कंट्रोल किया जाता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति है कि वो इसके संबंध में रिट जारी कर सकता है। लेकिन कानूनी अधिकार में ऐसा नहीं है। कानूनी अधिकार अगर सरकार चाहे तो हमसे छीन सकती है। तो आज हम यही पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, कितने टाइप के अधिकार हमें संविधान में दिए गए हैं, मौलिक अधिकारों की क्या संख्या है और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद के बीच हैं, किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान रखा गया है, जहां से अंदर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए पहले समझते हैं मौलिक अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इन मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और इनके बारे में हर एक अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, क्या किस प्रावधान को किस अनुच्छेद में रखा गया है, इनकी चर्चा की गई है। अब भाग 3 में इन्हें कैटेगराइज किया गया है कि कितने टाइप के अधिकार हैं। तो अगर हम अधिकारों की बात करें कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो प्रारंभ में तो मूल रूप से ये 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसकी संख्या घटा करके 6 कर दी गई। एक जो हमारा मूल अधिकार कम हुआ वो कौन सा था? वो था संपत्ति का अधिकार, और इस संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार में रखा गया और इसे आर्टिकल 300A में जगह दी गई। संविधान का जो मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार में रखा गया और संविधान के अनुच्छेद 300A में इसे जगह दी गई। तो इसकी संख्या वर्तमान में कितनी बची? अब 6 बची। ये संविधान संशोधन याद रखना जरूरी है। कौन सा संविधान संशोधन में इस संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। इसके पहले एक 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसमें कई सारे संशोधन किए गए थे। उसके बाद इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। तो कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन था, क्योंकि उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। तो कई बार हम इसको भी समझ लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा, जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से हटाया गया था
वो 44वें जो है संशोधन के द्वारा इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। ये जो मौलिक अधिकार हैं इन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को या फिर मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से आया? तो जो ब्रिटेन में राजशाहियों के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए थे मजदूरों को, उन अधिकारों को मैग्ना कार्टा नाम दिया गया था। ये मैग्ना कार्टा जो शब्द है ये फ्रेंच शब्द है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में। तो जब भी अधिकारों से संबंधित कोई बात आती है तो उसको मैग्ना कार्टा शब्द से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा, जब भी अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है या फिर मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, क्योंकि ये हमें अधिकार प्रदान करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इनकी संख्या जो 6 है वो कौन कौन सी है, क्योंकि मूल अधिकार जो वर्तमान में बचे हैं 6 अधिकार हमें बचे हैं। कौन कौन से? पहला है समता या फिर समानता का अधिकार, जिनका वर्णन किया गया है 14 से 18 के बीच। अनुच्छेद 14 से 18 में समता या फिर समानता के अधिकार की बात करता है। इसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 में इस स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के जो प्रावधान हैं, क्या दिया गया है, शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार हैं हमारे, इसका वर्णन किया गया है। चौथे में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में 25 से 28 में। पाँचवें में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 में। इसके बाद छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में, जिसे संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लेकिन अगर आपसे कभी ऐसे पूछता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, बिना किसी वक्ता का नाम लिए, तो आप लोग प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, ये आंसर करेंगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछता है नाम लेकर के कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो इस आर्टिकल 32 को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो ये 6 अधिकार याद रखिएगा, इनका क्रम से याद रखना ज़रूरी है और फिर हम इन्हीं क्रम में इनको पढ़ेंगे। ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, इनके अंदर से क्या जो है प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे डिटेल से, जिससे कि आप लोग मौलिक अधिकारों से आने वाले सभी प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले क्या है? समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसके बाद जो 12 से 35 के बीच हैं मौलिक अधिकार, लेकिन शुरू होता है पहला अधिकार 14 से आर्टिकल। तो जो 12 और 13 बचते हैं, इसमें क्या दिया गया है, इसको आज हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 12 और 13 में क्या प्रावधान दिए गए हैं। जो हमारे अधिकारों की बात करता है उनकी शुरुआत होती है 14 से और 32 तक, लेकिन शुरुआत के 12, 13 और लास्ट के जो 33, 34 और 35 बचते हैं, इनमें क्या दिया गया है ये भी हम पढ़ेंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं 12 और 13 में। आर्टिकल 12 में परिभाषा दी गई है। क्या दिया गया है कि ये जो राज्य शब्द है, राज्य शब्द के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई लोकल गवर्नमेंट है, वो सभी इंक्लूड हैं। जो संविधान की भाषा है वो थोड़ा अलग है। अगर आपसे ऐसे स्टेट के बारे में पूछा जाता है कि स्टेट शब्द से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग यही समझेंगे कि जिस तरह से मान लीजिए यूपी एक स्टेट है, महाराष्ट्र एक स्टेट है, एमपी स्टेट है। लेकिन जो संविधान में स्टेट है शब्द या फिर राज्य शब्द है, इसकी परिभाषा में कहा गया है कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो कोई, वो सारे जो कि भारत सरकार के नियंत्रण में हैं,
वो इस स्टेट के अंडर में आते हैं, इस राज्य शब्द के अंतर्निहित हैं, यानी इस राज्य शब्द के अंदर ये सारे आते हैं। तो स्टेट को किससे परिभाषित किया है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल की हो कोई गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, यानी भारत सरकार के अंडर में चाहे कोई लोकल अथॉरिटी हो, जितना भारत सरकार के अंडर में आता है वो सारे स्टेट के अंडर में आते हैं। अनुच्छेद 12 ये कहता है। तो अनुच्छेद 12 में क्या दिया गया है, परिभाषा दी गई है स्टेट शब्द के अंतर्गत क्या क्या आता है। आर्टिकल 13 में क्या है, आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता हो या फिर उसके अधिकारों का अल्पीकरण होता हो या फिर उसके मौलिक अधिकारों के प्रति वो असंगत हो। यानी कि चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये सारे किस में आते हैं, स्टेट में। अब हम सब अलग अलग नहीं बोलेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे कानून बनाएगी या फिर स्टेट को बनाने का अधिकार है या नहीं। जब सारे के सारे इस स्टेट में आते हैं तो सीधे अब हम स्टेट वर्ड का यूज करेंगे कि कोई भी स्टेट यानी राज्य ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि मौलिक अधिकारों के प्रति असंगत हो या फिर उनका अल्पीकरण करता हो या फिर मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। अगर वो ऐसा कानून बनाती है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो इन कानूनों को रद्द कर सकता है या फिर इनकी समीक्षा कर सकता है। जितना पार्ट इसका मौलिक अधिकारों के प्रति असंगत है उस पार्ट को हटा करके बाकी पार्ट को, कानून को लागू रख सकता है। तो इसमें 13 में बेसिकली क्या दिया गया है कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 12 में परिभाषा दी गई है, 13 में क्या दिया गया है कि सरकारें कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगी जिससे कि मौलिक अधिकारों को सीमित करता हो या फिर मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, मौलिक अधिकारों के प्रति असंगत हो, तो ऐसे कानूनों को सरकारें नहीं बनाएंगी। तो मौलिक अधिकार के बारे में क्या क्या पढ़ा, भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है 12 से 35 के बीच। इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रारंभ में इसकी संख्या 7 थी लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना करके आर्टिकल 300A में रखा गया और इसे संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया। इसके बाद इसकी संख्या 6 बची है। कौन कौन सी, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बाद हमने आर्टिकल 12 में क्या देखा कि परिभाषा दी गई है स्टेट में क्या क्या आता है। 13 में क्या है कि स्टेट या फिर सरकारें ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगी जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझें तो एक बार फिर से वीडियो को देखें और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।